प्राइमरी विद्यालय से हासिल की प्रारंभिक शिक्षा, स्वाध्याय से हासिल किया यूपी पीसीएस में स्थान। बधाई देने वालों का लग रहा है तांता। सरकारी विभाग में शिक्षक के पद पर तैनात पिता का गर्व से चौड़ा हुआ सीना। 24 साल की उम्र में राजकुमार बने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी। उनके ही मुंह से सुनिए उनकी सफलता की कहानी। यूपी पीसीएस 2022 का परिणाम सामने आते ही तमाम छात्रों के चेहरे पर खुशी आ गई। तमाम परिवार के लोग खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे ने नाम रोशन किया है। जनपद के साथ साथ प्रदेश की आने वाले समय में एक अधिकारियों की लाइन में अब ये लोग भी खड़े होंगे। जनपद बाराबंकी में एक युवा ने कमाल किया है। 24 वर्ष के युवा ने कमाल किया है। यहाँ पर बात कमाल की इसलिए आती है क्योंकि तमाम सुविधाओं से युक्त होकर पढ़ाई करने वाले लोग जब किसी प्रकार के परिणाम को पाते हैं तो उनकी चर्चा होती है। लेकिन आज हम जिस शख्स की चर्चा करेंगे, सरकारी विद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है और कोई बहुत ही ज्यादा तैयारी नहीं बल्कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से ये मुकाम हासिल किया है। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने एक मुकाम हासिल किया, जनपद का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जानना चाह रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आपका यूपीपीएससी की तरफ रुझान बढ़ा। ग्रेजुएशन में मैंने ये निर्णय लिया था कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज में जाना है। उसके बाद से मैंने इसकी तैयारी शुरू की। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तमाम सुख सुविधाएं पाकर लोग पढ़ते हैं। आप प्राथमिक विद्यालय से आपने पढ़ाई की, उसके बाद बदौसराय के एक प्राइवेट स्कूल से आपने पढ़ाई की। लगता है कि ऐसे छोटे स्कूलों पे जिनको छोटे स्कूल का तमगा दिया जाता है, लगता है इन पे ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे आगे जाकर यूपीपीएससी, यूपीएससी या इस तरह की जो भी होती है संस्थाएं उनमें जाकर परीक्षा देकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। जैसे हम लोग प्राइमरी से पढ़े हुए हैं तो प्राइमरी में सुविधाएं भले कम हैं, लेकिन जो है अगर वहाँ मोटिवेशन के तौर पर मोटिवेशन मिलेगा, अगर मिल जाए तो फिर लड़के आगे निकल सकते हैं। तो मुझे मतलब मोटिवेशन मिला बाद में इंटर के बाद ग्रेजुएशन के दौरान, तो फिर मैंने डिसाइड किया था फिर तैयारी करने के लिए। अच्छा, इस परिणाम में आपकी क्या रैंक आई है और किस प्रकार से किस पद पर आपको मौका मिला है सेवा करने का? मेरा यूपीपीसीएस 2022 में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर और रैंक 9 मुझे मिला है, जिसके पद पर मुझे मेरा चयन हुआ है। तो आपके पिताजी भी सरकारी विभाग में शिक्षक रहे हैं, कितना मोटिवेट हुए उनसे, किस तरह से नौकरी करके उन्होंने पढ़ाया? क्योंकि कहते हैं शिक्षक का जीवन एक बड़ा संघर्ष वाला होता है। दूसरों के बच्चों को तो पढ़ाता रहता है लेकिन अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, पापा का पूरा सहयोग मुझे मिला है और पापा भी सर्विस में थे तो मुझे एक मोटिवेशन पापा के द्वारा मिला है। तो उसी के आधार पर मैंने भी निर्णय किया था कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है। तो यहीं पे आपके कदम थम जाएंगे कि कुछ आगे और प्लान किया है, बढ़ते रहेंगे आगे कि यहीं से जीवन की शुरुआत कर देंगे? अभी मेरी रैंक जो है, मेरा चयन जो है जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर हुआ है जी। लेकिन इसमें जो है उच्च पद जो है एसडीएम टीएसपी के हैं जी। तो मुझे एसडीएम तक जाना है और आगे तैयारी मुझे अभी करनी है। पढ़ाई के लिए क्या आपने पैटर्न रखा? कितनी देर पढ़ाई की, कितना देर आपने खेल कूद को दिया? किस तरह से इसको आपने प्रबंधन कैसे किया? पढ़ाई के लिए जैसे मैं लगभग 7-8 घंटे का शेड्यूल बनाता था। तो 7-8 घंटे में मेरा जो है पूरा पर्याप्त जो है शेड्यूल दिन के हिसाब से मैं कवर करता था। और उसके बाद मनोरंजन के लिए मैं जैसे टीवी देखना और पेपर पढ़ना, इस तरीके से थोड़ा बहुत मनोरंजन उससे कर लेता था फिर। अच्छा, वर्तमान समय में देखा जाए तो तमाम कोचिंग खुल गई हैं और वो गारंटी लेती हैं कि हम आपको यूपीएससी क्लियर करवा देंगे, हम आपको आईएएस बनवा देंगे। आपने सेल्फ स्टडी करके कहीं ना कहीं उन लोगों को एक संदेश दे दिया है कि आत्मज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो कोचिंग के ऐसे लुभावने जो उनके आकर्षक प्रचार रहते हैं उसमें फंस जाते हैं, मोटी फीस खर्चा करते हैं, परिवार वाले किस तरह से उस खर्च को वहन करते हैं ये परिवार वाले ही समझ सकते हैं, उसके बाद भी बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिल पाता? क्या आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, क्या कुछ कमियां होती हैं? कोचिंग करने का अगर देखा जाए तो कोचिंग करने के जो है गाइडेंस के रूप में एक है माध्यम, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए जैसे कंटेंट अवेलेबल हो जाता है मार्केट में जी। और सोशल मीडिया के थ्रू मतलब यूट्यूब है और टेलीग्राम है, इसके जरिए जो है बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। तो अगर बच्चा या लड़का चाहे तो फिर वो सेल्फ स्टडी कर सकता है अच्छे से बिना कोचिंग के द्वारा भी। अच्छा, तो वर्तमान समय में आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात की, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तमाम निबंध भी आपने भी लिखे होंगे।
कि सोशल मीडिया के कई तरीके होते हैं, उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। जी जी। 24 साल के हैं कि आपने कभी इंस्टा पे रील्स वील्स नहीं बनाई, कभी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए? हाँ, ग्रेजुएशन के दौरान सोशल मीडिया का मुझे लत लगी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं मतलब थोड़ा कम यूज करने लगा था, क्योंकि मुझे सिविल में जाना था। इसमें अच्छी मतलब मेहनत करनी पड़ती है, तो उस पर कम समय दिया और फिर तैयारी शुरू की सोशल आपने मीडिया। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, लत। हाँ। तमाम युवा इस वक्त इस लत में लगे हुए हैं, आपने कैसे अपने आप को बचाया और हमारे तमाम जो युवा वर्ग के लोग आपको देख रहे हैं उनको बताइए, उनको जानकारी दीजिए ताकि उनका भविष्य भी सुधर सके कि आखिर इस सोशल मीडिया की लत से आपने अपने आप को उबारा कैसे? मुझे लगता है अगर जैसे अगर आपका लक्ष्य है किसी चीज़ को पाने को, तो आप उस लक्ष्य के प्रति ही अपना समर्पित कीजिए जो है समय, ना कि इधर-उधर जो है टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया से जुड़े। हाँ, सोशल मीडिया के द्वारा कुछ जैसे स्टडी के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो उसका ठीक है, लेकिन उसके लिए मतलब टाइम पास के लिए नहीं है। जो इंस्टा पे रील्स बनते हैं और ये सब उतना नहीं। हाँ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम अपने दर्शकों को और खासकर युवा वर्ग के उन दर्शकों को बताना चाहते हैं जो वर्तमान समय में उच्च सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय देते हैं तो उस समय का वो सदुपयोग करें, उस कंटेंट को ढूंढें जिस कंटेंट से उनको लाभ हो सकता है, ना कि रील्स बनाकर अपने आप को वायरल करने का प्रयास करें। हमारा यहाँ पर कहने का मंतव्य यह नहीं है कि यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का टैलेंट है तो आप उसको छुपाइए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत कीजिए। उसके लिए बाकायदा एक समय निर्धारित कीजिए, जैसे राजकुमार जी ने किया। राजकुमार जी, वर्तमान समय की जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें एक बात आई है मुगल शासकों के पाठ्यक्रम को बदलने को लेकर। चूंकि जब आप उच्च सेवा के लिए कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण विषय होता है। हिस्ट्री से जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू करेगी, मुगलों के इतिहास को हटाया जाएगा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है शुरू से जैसे चल रहा है इसमें मुगल इतिहास एनसीईआरटी किताबों में, और मध्यकाल इतिहास का जो है एक मेजर पार्ट है। जैसे अकबर का शासन है और उसमें उसके बाद जहांगीर शाहजहाँ का शासन है, तो उससे कहीं ना कहीं सीख भी मिलती है जो वो ड्रॉबैक उनके हैं। तो इसमें क्लेरिफिकेशन भी आया, शायद वो नहीं हट रहा है। जी जी। हाँ, एनसीईआरटी के द्वारा। तो मुझे लगता है वो हटाना अधिक उचित नहीं है। और बाकी अगर एक हिसाब से इसको हम समझें तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षाप्रद ऐसे पाठ्यक्रम है वो शामिल रहना चाहिए, जो आक्रांताओं का हिस्सा था उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो दास्ता के प्रतीक माने जाते हैं उस पे विचार किया जा सकता है, लेकिन जैसे सीख या शिक्षा मिलती है तो हटनी नहीं चाहिए। राज्य सरकार के अधीन आपको नौकरी करना है। योगी सरकार इस वक्त रूल कर रही है उत्तर प्रदेश में और दोबारा उनको क्या लगता है आपको कि जो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था है, जैसे आपने मॉक इंटरव्यूज में भी दिया होगा, वहां पर भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे गए होंगे, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को एज ए अधिकारी आप कैसे देखते हैं? जो उनके द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं वो आम जन तक पहुंचने में कितना सहूलियत हो रही है? मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो है जागरूकता के जरिए जो सुविधाएं वो पहुंच रही हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो है कुछ कमियां हैं अभी जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और एक शासन और जनता के मध्य जो है कनेक्शन का जो है एक बढ़िया लेवल होना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट की सारी स्कीम जो है ग्रास रूट लेवल पर सहजतापूर्वक लागू हो सकें। यहाँ पर हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि चयन भले राजकुमार जी का अब हुआ है, लेकिन उनकी सोच पहले से ही निराश्रित और गरीबों के प्रति उद्धार के लिए है। जैसा कि उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है और यह बात स्वयं सरकार भी मानती है। तो कहीं ना कहीं दोनों बातों में समानताएं ये बता रही हैं कि वर्तमान समय में शासन में जिस प्रकार से अधिकारियों के निष्पक्ष चयन हो रहे हैं, जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है। और आने वाले भविष्य में अगर ऐसे अधिकारी उच्च सेवा स्थानों पर बैठते हैं तो निश्चित ही भारत का आने वाला समय, उत्तर प्रदेश का आने वाला समय काफी ज्यादा उत्कृष्ट एवं उज्जवल होगा। राजकुमार जी को एक बार फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं वो इनसे मोटिवेशनल तरीके से इनसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, या इनकी लाइव स्टोरी के बारे में सुनकर आप भी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते हम फिर आपसे एक बार ये कहेंगे कि अगर आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। उस सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगाइए। बाराबंकी से कैमरा 1 999 के लिए नितेश मिश्रा।